है। आज भी एक हैदराबाद में एक इवेंट है, वहां पे हैदराबाद में पीपल्स पार्टी की तरफ से रैली निकाली जाएगी। कल भी कराची में मुख्तलिफ इवेंट्स हैं और सिंध भर में जो है कल पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम का इजरा किया गया है, जिसमें पूरी दुनिया को मैसेज दिया जाएगा कि पूरी कौम जो है वो मुत्तहद है और जिस तरीके से एक हिस्टोरिकल कामयाबी हमारी फोर्सेस ने हासिल की है, उस हिस्टोरिकल कामयाबी के बाद मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया को ये सामने आ गया कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक मजबूत मुल्क है और पाकिस्तान एक मजबूत हाथों में मुल्क है। जिस तरीके से पाकिस्तानी अफवाज और आलमी दोस्तों को और जंगी सफारती मैदान में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, इसकी इससे पहले मिसाल नहीं मिलती कि आपके सारे फ्रंट्स, आपका दिफाई फ्रंट, आपके इंटरनेशनल फ्रंट्स और आपका सफारती जो आपका नैरेटिव था वो पूरी दुनिया में माना जा रहा है। फिर ये वो दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग 70 हजार से ज्यादा जाने पाकिस्तान की आवाम ने दी हैं पिछले 20 साल में, इसकी भी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती कि पाकिस्तान जो हमेशा से फ्रंट फुट पे जो है वो इस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा था। पाकिस्तान 70 साल से 20 साल से जो पाकिस्तान ने जानों के नजराने दिए इस दहशतगर्दी में, उसकी भी इससे पहले किसी और मुल्क में जो है वो इसकी मिसाल नहीं मिलती। और जब पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा था तो उसका बेनिफिशियरी हिंदुस्तान बन रहा था। पाकिस्तान जो टेररिज्म को फेस कर रहा था तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी जो है वो हिंदुस्तान बन रहा था। भारत और दहशतगर्द तंजीमें मुमकिन तौर पर मुश्तरका मुफादात रखती है जो मगरबी ममालिक की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को कमजोर करने और एक दूसरे की मदद करने को फायदेमंद हो सकती है। दहशतगर्द भारत ने तो दुनिया इसको दहशतगर्दी को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पे एक पुरअमन पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की, जिसका भरपूर जवाब पाकिस्तान ने दिया और आपने देखा कि मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत 84 इसराइली साख्ता ड्रोन जो हैं वो गिराए और फिर उसकी तबाही के बाद दहशतगर्द भारत की फिजाई बरतरी एक इंटरनेशनली सवालिया निशान बन चुकी है। जंग बंदी के बाद पाकिस्तान ने भारत पर सफारती इसराइली साख्ता ड्रोन जो हैं वो गिराए और फिर उसकी तबाही के बाद दहशतगर्द भारत की फिजाई बरतरी एक इंटरनेशनली सवालिया निशान बन चुकी है। जंग बंदी के बाद पाकिस्तान ने भारत पर सफारती सतह पर बरतरी हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। बैनुल अक़वामी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि भारत ने जंग बंदी के लिए पहल की, जिससे पाकिस्तान को सफारती फ़ायदा हासिल हुआ। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की हिमायत हासिल हुई और बैनुल अक़वामी तज्ज़ियाकारों ने इस जंग को पाकिस्तान के लिए अस्करी और सफारती कामयाबी करार दिया। द नेशनल इंटरेस्ट ने इसे पाकिस्तान की वाज़ेह फतह करार दिया। फाइनेंशियल टाइम ने लिखा कि जंग बंदी ने पाकिस्तान को सफारती बरतरी दी। इस तरीके से बहुत सारी जरीद हैं जिनकी मैं आपको अभी क्लिप्स दिखाऊंगा। इसमें उस क्लिप से पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर करना चाहूँगा कि जैसे ही पहलगाम का वाक़या हुआ, पाकिस्तान ने अनकंडीशनली तौर पे एक तो ताज़ियत भी की और कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, बिकॉज वी आर द पीस लविंग कंट्री एंड पाकिस्तान ऑफर्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी to go for the impartial investigation. India refused the offer. Without any evidence, India took extreme actions. Mr. Narendra Modi placed 1.5 billion people of Indo and Pak at risk. जो भारत की पॉपुलेशन और पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उनकी ज़िंदगी को रिस्क पे नरेंद्र मोदी ने डाला
ये जंग की शुरुआत करके। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, while he was the foreign minister, at that time he said, the butcher of Gujarat is the butcher of Kashmir. And it is proved. Now, I will say कि Mr. Narendra Modi is a butcher of South Asia. क्योंकि जिस जंग की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की, इसके संगीन तरीन नताइज निकल सकते थे। मोदी imposed war on Pakistan। जो उसका बिगर डिज़ाइन था मोदी का, वो एक लॉन्ग टर्म वॉर था, जिससे वो अपने आप को एक एशियन टाइगर साबित करना चाह रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली उसका जो, ये हमारे लिए फॉर्चुनेटली है, इंडिया के लिए अनफॉर्चुनेटली है कि मोदीज डिज़ाइन वॉज बैडली फेल्ड। पहलगाम इंसिडेंट वॉज सिक्योरिटी फेलियर ऑफ इंडियन आर्मी एंड इंडियन इंटेलिजेंस, जहाँ पर 7 लाख सोल्जर्स वर पोस्टेड इन कश्मीर एंड दे वर फेल्ड टू स्टॉप दिस इंसिडेंट। और उसके बाद भी, और आज भी चंद इंडियंस जो है वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो जब किसी वाक़े की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उससे पहले आपने वॉर शुरू की कैसे? कोई केस अंडर ट्रायल हो अगर, तो उससे पहले आप किसी को पे अपना फैसला कैसे सुना सकते हैं? पर मोदी की वो जो जंगी जुनून था, उसकी वजह से मोदी ने वो फैसला सुनाया और नरेंद्र मोदी ने वो जंग मुसलत की पाकिस्तान पे, जिसकी पाकिस्तान मुखालफत कर रहा था जंग की। पाकिस्तान ने कहा था कि जी अगर शुरुआत आप करोगे तो उसका अख्ताम हम करेंगे, और वो टारगेट हमारी मर्जी का होगा, वो वक्त हमारी मर्जी का होगा, और वो चॉइस हमारी। और पाकिस्तान ने वो करके दिखाया। और आपने देखा कि जिस तरीके से भारत ने शुरुआत में ही इनोसेंट सिविलियन को निशाना बनाया, और उसके मुकाबले में जिस तरीके से पाकिस्तानी शाहीनों ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं, जिस तरीके से भारतीय जहाज़ों को चुन चुन के निशाना बनाया, इसकी दुनिया में कहीं भी इतने बड़े एक्शन की हिम्मत की पहले मिसाल नहीं मिलती। इसके साथ Modi has the history of using the incident for political mileage instead of focusing on providing justice to victims through the process of internal accountability. Being peaceful nation, we welcome the peace efforts of President Trump. On the other hand, India has not even acknowledged the wonderful role played by the American president. Not only this, they have attacked the president for stopping the forum instance application of military instrument. Anybody who opposes Modi's jingoism is their enemy. This must make it clear to the international community as to who is enemy of peace. Pakistan wants peace. Modi manufactures and exports hate. India, on the hand, is the beneficiary of war on terrorism. Since 9/11, it is India which has benefited by legitimate struggles of the right of the self-determination as terrorism. India has long used incidents of terrorism as vehicle of achieve his hate-driven strategic objectives. Post Pahalgam, he suspended IWT, while post Balakot, he revoked 370 and 35B, which was the basic right of the Kashmiris. India has marginalized Kashmiris despite their decades-long struggle. All neighbors are uncomfortable with India. We are not talking just of Pakistan. If you'll see, Bangladesh is not happy with India. If you'll see, Nepal is not happy with India. If you'll see, Sri Lanka is not happy with India. If you'll see, China is not happy with the India. So it's not only Pakistan who is unhappy with India. All the neighbors of Pakistan, all the neighbors of India, they are unhappy with India. Because of that, India's role and India's way of dealing the neighbors is always challengeable and questionable. India always promoted
hate. India has always promoted the war on their neighbors. So that's the reason that all the neighbors are unhappy with India. इसके साथ मैं एक बात कहूँगा कि इस पूरे एपिसोड में जिस तरीके से पाकिस्तान का केस हमारे तमाम मीडिया हाउसेस ने लड़ा, आप सब मुबारक के मुस्तहक हैं। जिस तरीके से भारत पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तानी मीडिया पे पाबंदियां लगाई, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे पाबंदियां लगाई, पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर्स थे उन पे पाबंदियां लगी, बिकॉज़ इंडिया नहीं चाहता था कि इंडिया के लोगों को वो सच पता चले कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कह रही है, आपके पड़ोसी मुल्क जिससे आप जंग लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं वो आपके लिए क्या कह रहे हैं, वो भारत नहीं चाहता था। और भारत ने अपने तमाम पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस पे पाबंदी लगाई, उनकी पूरी लाइव स्ट्रीमिंग पे पाबंदी लगाई। बरक्स पाकिस्तान में आप यूट्यूब पे इंडियन चैनल आज दिन तक देख सकते हैं। और जिस तरीके से उस एक्सट्रीमिज्म सोच का नरेंद्र मोदी ने जिसकी शुरुआत की, कि जिस तरीके से हमारे एक्टर्स पे, हमारे जो परफॉर्मेंस करते हैं, जिनको हम सफारती, हम कहते हैं कि जी हमारे जो भी अदाकार वगैरह हैं ये हमारे सफारती सफ़ीर हैं, आपने उन पे भी बैठ के पाबंदियां लगाई, तो इससे आपकी उस कम नज़री की जो है वो अक्कासी होती है। मैं समझता हूँ कि इस एपिसोड के बाद हम जब 65 की वॉर हुई थी, 71 की वॉर होती, तो हम तो सब, मैं तो कम पैदा नहीं हुआ था 71 तक, शायद आप पैदा हुए हो, लेकिन 2025 की जंग हमारी आज की नस्ल, हमारी आइंदा नस्ल के लिए एक तारीख़ी मिसाल है। जिस तरीके से हमारी बहादुर अफवाज ने, जिस तरीके से हमारी बहादुर एयरफोर्स ने ये जंग लड़ी है, ये हमारी हिस्ट्री की, और मैं समझता हूँ ये जंग पूरे मुल्क ने लड़ी है, पूरे हर पाकिस्तानी ने लड़ी है। जो शख्स घर में बैठा हुआ था वो अगर दुआएं भी दे रहा था अपनी फोर्सेस के लिए तो उसने भी लड़ी है। जो मीडिया में जिन लोगों ने, जिन एंकर पर्सन ने, पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने, जो सोशल मीडिया पे हमारे ब्लॉगर्स, उन्होंने भी लड़ी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जिन्होंने हिमायतें की और सपोर्ट की, मॉरल सपोर्ट की, उन्होंने भी लड़ी है। और पूरी कौम, हमारी 25 करोड़ अवाम ने ये तारीख़ी जंग जो है वो भारत के साथ लड़ी है, और पूरी पाकिस्तानी अवाम जो है वो मुस्तहक है। मैं खुसूसी तौर पर तारीफ़ करूँगा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इंटरनेशनली फोरम्स पर पाकिस्तान का केस प्लीड किया। ऐसा लग रहा था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं। उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान का केस प्लीड किया, और मैंने इस जंग में ख़ास तौर पर मैंने पीपल्स पार्टी की, इस भुट्टो फैमिली की 3 नस्लों की अक्कासी देखी है। भुट्टो फैमिली की 3 नस्लों की अक्कासी कैसे थी, मैंने इस जंग की कामयाबी में, जहाँ पे हमारी बहादुर अफवाज, हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर साहब, सबका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। लेकिन इस जंग में मैंने 4 शख्सियात की अक्कासी देखी है। इसमें मैंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अक्कासी देखी। वो कैसे कि जितने भी हमले हो रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि और ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाए, क्योंकि पता था कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। तो एटमी ताकत बनाने वाला कौन था? कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। तो उनकी अक्कासी इस जंग में मुझे नज़र आई, उनकी मौजूदगी इस जंग में मुझे भुट्टो साहब की नज़र आई। इस तरीके से हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी, तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मौजूदगी इस जंग में हमें नज़र आई कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब मौजूद थी, ताकि जो हमारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने दी। हमारे आर्म फोर्स के सुप्रीम कमांडर मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट, उनकी मौजूदगी भी नज़र आई। और फिर उनके बेटे जो तीसरी नस्ल, नाना, फिर वालदा, वालिद, और फिर तीसरी नस्ल, जिस तरीके से पाकिस्तान का केस पूरी इंटरनेशनल मीडिया में, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुनना चाह रही थी, तो इंटरनेशनल मीडिया जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुनना चाह रही थी, उन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया, तो तीसरी नस्ल भी मुझे नज़र आई कि पीपल्स पार्टी की तीनों नस्लें जो थी वो इस जंग में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनकी अक्कासी हो रही थी। तो ये पूरे पाकिस्तान की ये फतह, पहले कोई कहता था कि नया पाकिस्तान, मैं अपना समझता हूँ कि नया पाकिस्तान बन चुका है। जिस नया पाकिस्तान की बात सब लोग कर रहे थे, ये असल नया पाकिस्तान ये है। इस जंग जीतने के बाद
हम सब मुत्तहद हो गए, हम नया पाकिस्तान में एंटर हो गए। यही नया पाकिस्तान था जिसमें हम शुक्रगुजार हैं आर्मी चीफ का और पूरी आर्म्ड फोर्सेस का। यही नया पाकिस्तान है कि हम सबको आपने मुत्तहद कर दिया, हमारी एक यूनिटी हो गई। और इन पूरे दिनों में आपने कोई सियासी जमात का एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी नहीं देखी होगी, किसी को भी आपने नहीं देखा होगा कोई एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है या कोई किसी को बुरा भला बोल रहा है। और मैं वेलकम करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो असेंबली के फ्लोर पे स्पीच की, उसमें उन्होंने पीटीआई को दावत दी कि जी लेट्स कम एंड दोबारा से हम बातचीत करें। मैं समझता हूं जो ऑफर प्राइम मिनिस्टर साहब ने असेंबली के फ्लोर पे दी, मेरी जाती राय है, इसको होना लगे, मैं समझता हूं इस ऑफर को आगे कंटिन्यू होना चाहिए कि सब ने दोबारा से पूरी एक कौम मुत्तहद हो जाए। जो उन्होंने पीटीआई को ऑफर की, दोबारा से हम सारे इख्तलाफात खत्म करके सब पॉलिटिकल पार्टीज मुत्तहद हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान को एक यूनिटी की ज़रूरत है। जो नया पाकिस्तान की बात जो मैं कह रहा हूँ अब बन गया नया पाकिस्तान इस वॉर के बाद, इसके बाद हमें अपनी यूनिटी पे काम करना चाहिए, हमें मुल्क की तरक्की पे काम करना चाहिए, हमें उन इकोनॉमिक फ्रंट्स पे आगे आना चाहिए जहाँ पे हम समझते हैं कि उन इकोनॉमिक फ्रंट्स पे हम अपने मुल्क को तरक्की दे सकते हैं। कल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की भी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा कि जी आप ये वॉर वगैरह छोड़ें, आप जो है ट्रेड की बात करें, इकॉनमी की बात करें। मुझे याद आ गया जब प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब अमेरिका गए थे, तब प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की जब मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंट ओबामा से, तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा था कि वी डोंट वांट एड, वी वांट ट्रेड। आपने देखा कल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा कि वी वांट ट्रेड। तो अब ट्रेड की बात है तो हम सब, अब पूरा मुल्क हम अपने आप को एक सेल्फ चेंजिंग पे आ जाएं, अपने पूरे माजी की सारी चीज़ों को भूल कर और इग्नोर करके हम अपने आप को सेल्फ एक तब्दीली लेकर आ जाएं कि हम किस तरीके से पाकिस्तान को मजबूत बना सकते हैं, पाकिस्तान को यूनाइट बना सकते हैं, और यूनाइटेड पाकिस्तान के साथ हम किस तरीके से इस पूरी चीज़ों को हम आगे लेके आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सबके लिए इट इज़ अ मैसेज कि ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी, जिसने हमेशा जंगी जुनून उसका, जिसने इसको अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया है, अपने इस जंगी जुनून को, अपने उस सोच को, वो नरेंद्र मोदी जिस पे बैन था कि ही कुड नॉट एंटर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिफोर ही वॉज इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर, एंड अनफॉर्चुनेटली ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके उस सोच की वजह से, उसकी दहशतगर्दी वाली, उसकी उस एक्सट्रीमिज्म की वजह से उसकी यूएसए में उसकी एंट्री पे पाबंदी थी। तो वो शख्स अनफॉर्चुनेटली इस भारत का प्राइम मिनिस्टर है और दोबारा बनता जा रहा है। तो हमें उस सोच को निकालना होगा। उसने पूरी 1.5 अरब की आबादी को रिस्क पे डाला हुआ उस शख्स ने, और उसने डालने की कोशिश की उसने। सिर्फ अपने, जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो नरेंद्र मोदी ऑलवेज प्ले लाइक दिस, कि वो उसको वो कोशिश करता है कि मैं ऐसा कोई काम करूं जिससे जो है चीज़ें बढ़ें। तो ये इस पूरे खित्ते के लिए एक डेंजरस गेम उसने खेली, जिसकी पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और हमें खुशी हुई जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कश्मीर की बात की कि ये मैटर रिजॉल्व होना चाहिए, कश्मीर का मैटर रिजॉल्व होना चाहिए। कश्मीर अपनी खुदरादियत की जंग सदियों से लड़ रहे हैं। कश्मीरीज जो अपने हुकूक की बात कर रहे हैं, कश्मीर जो कि यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के तहत अपने सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, कोई गन पॉइंट पे सॉल्यूशन नहीं मांग रहे हैं। कश्मीरीज कह रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन है उसके तहत उनका इंसाफ किया जाए। और पाकिस्तान ऑलवेज वेलकम द स्टेटमेंट जो हमेशा इस तरीके से कश्मीर यूनाइटेड नेशन के हवाले से आए। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह कहा है कि जी कश्मीर बातचीत भी और कश्मीर का मसला भी, इसका भी हल होना चाहिए, तो इसको हम वेलकम करते हैं। लेकिन भारत इसको भी वेलकम नहीं कर रहा, भारत क्रिटिसाइज कर रहा है। इस वक्त भारतीय मीडिया सिर्फ डिनाइल मोड में है। जो उनको तारीखी शिकस्त हुई है